हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज देखेंगे कृषि कैलेंडर पार्ट। हम लोग ये चैप्टर 5 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग आज देखेंगे कृषि कैलेंडर, एग्रीकल्चर कैलेंडर क्या है, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे। मध्य जून में भारी वर्षा के बाद खेत में हल चलाया जाता है। अगर मध्य जून में देखा जाए भारी वर्षा होता, बहुत कस के वर्षा होता, उसके बावजूद भी खेत में क्या चलाया जाता है? हल चलाया जाता है। जुलाई में खरीफ की बुआई होती है। और जुलाई में किसकी बुआई होती है? खरीफ फसल की बुआई होती है। अगस्त में धान के पौधे को प्रतिरूपित किया जाता है। अब अगस्त में देखा जाए तो धान के पौधे को क्या किया जाता है? प्रतिरूपित किया जाता है, यानी कहने का मतलब धान के पौधे लगाए जाते हैं। सितंबर में खरीफ फसल तैयार हो जाता है। और सितंबर में कौन फसल तैयार हो जाता है? खरीफ फसल। सितंबर में खेतों की रबी फसल के लिए तैयार किया जाता है। जब जनवरी में रबी फसल की निकोनी की जाती। निकोनी मतलब कुछ घास को खेत से हटाना, फसल को छोड़ के बाकी घर पतवार भूसे को हटाना ही क्या कहलाता है? निकोनी की कहलाता है। अब मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके बाद गन्ने की खेती में लोग लगे जाते हैं, यानी कहने का मतलब लगातार एक खेती के बाद एक खेती किया जाता है। इसी को कहा जाता है एग्रीकल्चर कैलेंडर। कौन कैलेंडर? एग्रीकल्चर कैलेंडर, यानी कृषि कैलेंडर कहा जाता है। दिखाते हैं हम लोग, पढ़ेंगे आगे। जल कौन साधन? जल संसाधन। कौन धन? संसाधन। वो कौन संसाधन? जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। कौन रिसोर्सेज? वाटर रिसोर्सेज के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बिहार में जल का विशाल भंडार है। बिहार में किसका भंडार है? जल का विशाल भंडार है। बिहार में जल का विशाल भंडार है, जो हमें दो प्रधान स्रोतों से प्राप्त होता है। कै प्रधान स्रोतों से प्राप्त होता है? दो प्रधान स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला धरातलीय जल। कौन जल? धरातलीय जल। इनमें नदियाँ, जलाशय, तालाब आते हैं। इनमें क्या आते हैं? नदियाँ, जलाशय, तालाब आते हैं। कौची आते हैं? नदियाँ, जलाशय, तालाब आते हैं। किस में? जल धरातल जल में। धरातल जल मतलब यानी जमीन के ऊपर जो पानी इकट्ठा है, उसी जल को धरातल जल कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? नदियाँ आएगा, जलाशय आएगा, तालाब आएगा। दूसरा भूमिगत जल। कौन जल? भूमिगत जल। इनमें कुआं, झरने, नलकूप, हैंडपंप है। भूमिगत जल को जो जमीन के नीचे जो जल पाया जाता है, उस जल को भूमिगत जल कहते हैं। इसके अंदर कुआं, झरने, नलकूप और हैंडपंप आता है। कौन पंप आता है? हैंडपंप आता है। बिहार में जल संसाधन का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई। बिहार में जल संसाधन का उपयोग मुख्य रूप से कुछ होती है? सिंचाई, गृह एवं औद्योगिक संस्थाओं में होता है। कौन संस्थाओं में होता है? गृह एवं औद्योगिक संस्थाओं में किया जाता है। कौन संसाधन का उपयोग? जल संसाधन का उपयोग। लेकिन वर्तमान में 95% से अधिक जल संसाधन का उपयोग सिंचित में होता है। अगर देखा जाए जितना भी 95% जल है, जो जल संसाधन है, उसका अधिकार क्या किया जाता है? जल संसाधन है, जो उसका उपयोग सिंचित में किया जाता है। सिंचित में मतलब कुछ सिंचाई में, सिंचित नहीं, सिंचाई के रूप में किया जाता है, यानी खेत के फसलों को पानी देने के रूप में किया जाता है। मानसून से वर्षा की अवधि मात्र 4 महीने होती है। मानसून से अगर देखा जाए तो वर्षा की अवधि कितने? मात्र कै मंथ है? 4 मंथ है मानसून से वर्षा की अवधि। इसके अलावा अनियमित और असमान वर्षा भी होती है। इसके अलावा कैसी वर्षा होती है? अनियमित वर्षा होती है और असमान वर्षा। अनियमित के कहने मतलब कुछ लगता, कहने का मतलब वर्षा जिस टाइम में होना चाहिए उस टाइम में नहीं होगा, और जिस टाइम में नहीं होना चाहिए उस टाइम में होगा। असमान वर्षा मतलब कुछ हो सकता है कभी कभी आपको जितना वर्षा होना चाहिए उससे भी अधिक वर्षा हो जाए, जिसके कारण क्या किया जाए? बाढ़ आ जाएगा, तो ये असमान वर्षा भी कहलाएगी। यहाँ कुछ फसलें शीत ऋतु में होती है। यहाँ के जो कुछ फसलें होते हैं, जो कुछ क्रॉप्स होते हैं, जो उपजाए जाते हैं, जो शीत ऋतु कब से होता है? अक्टूबर से लेकर 10 जनवरी तक कौन ऋतु कहलाते हैं? शीत ऋतु कहलाते हैं। अक्टूबर, नवंबर या जनवरी में ज़्यादा देखते हैं, सुबह उठते हैं तो पूरा अधिक मात्रा में शीत गिरे रहते हैं, उसी को तो शीत ऋतु कहते हैं। यह मौसम शुष्क रहता है। इस मौसम में क्या रहता है? शुष्क रहता है। गन्ना, आलू, प्याज आदि की खेती में के समय पर पानी देने की आवश्यकता आती है। और शुष्क मौसम में क्या चीज़ का खेती किया जाता है? गन्ना का, क्या आलू का, प्याज का खेती किया जाता है। और जब शुष्क मौसम इस समय रहेगा, इसमें क्या किया जाएगा? फसलों में पानी यानी सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है।
बढ़ती जनसंख्या के लिए अन्नोत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई की आवश्यकता है। जनसंख्या जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि बढ़ते जा रहा है, उस प्रकार से अगर देखा जाए तो सिंचाई, फसल की आवश्यकता ज़्यादा होगा, फसल ज़्यादा उपजाई किया जाएगा। जब फसल ज़्यादा उपजाने के लिए प्रयास किया जाएगा तो उसमें सिंचाई की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो सिंचाई की आवश्यकता अगर ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होगा जी, तो बोल सर जल की आवश्यकता ज़्यादा होगा। यानी कि सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता तो होना अनिवार्य है। यानी कि जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी पर भी प्रभाव पड़ेगा, खेत पर भी प्रभाव पड़ेगा, फसल पर भी प्रभाव पड़ेगा। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधनों में नहर, कुआं, नलकूप, तालाब, आहर, पैन इत्यादि है। यानी कि अगर देखा जाए तो बिहार में सिंचाई के लिए कौन कौन सी सुविधा उपलब्ध है, तो नहर आप लोग जानते हो जिसको हम लोग पैन कहते हैं, कुआं भी जानबे करते हो, नलकूप यानी कि सबमर्सिबल बोरिंग को कौन कूप कहा जाता है, नलकूप। तालाब तो जानते होंगे। आहर क्या होता है, आहरा नाम सुने होंगे, आहरा ऊंचा स्थान को आहरा कहा था जहाँ पानी इकट्ठा करके रखा जाता होगा। तो आप अगर गांव से बिलोंग कर रहे होंगे न तो आपको पता होगा कि आहरा एगो खंधा का नाम होता होगा, आहरा यानी कि जहाँ बड़ा भूभाग को खंधा कहते हैं उसको आहरा कहते होंगे। पैनिया तो जानबे करते होंगे कि पैनिया नहरिया को पैन कहा जाता है, नहर को ही पैन के रूप में कहा जाता है। इसी सुचारू रूप से पैन बनाया जाता है। अगला देखते हैं नहर के व्यवस्था के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, सभी के बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे नहर के व्यवस्था, फिर सोन नहर, कौन कौन सा नहर है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन है। बिहार में सिंचाई के लिए कौन साधन, नहर प्रमुख साधन है। यहाँ कुल सिंचित भूमि का, कौन भूमि का, सिंचित भूमि का 40.63 यानी 40.63% भाग नहर द्वारा सिंचित किया जाता है। अगर बिहार जो है, बिहार जो क्या है, एक सिंचित के लिए नहर का उपयोग किया जाता है बिहार में। इसमें अगर देखा जाए तो सभी प्रकार के सिंचित के उपाय में नहर, कुआं, नलकूप, तालाब, आहर, पैन के अलावा अगर देखा जाए इस सभी के बारे में तुलना किया जाए तो नहर में जो क्या हो गया, नहर है, नहर में 40.63% भाग है जो नहर से ही भूमि को क्या किया जाता है, सिंचित किया जाता है। मैदानी भागों में नहरों का विकास अधिक हुआ है। जहाँ मैदानी भाग है वहाँ पर नहरों का विकास अधिक हुआ है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जहाँ जहाँ त्रिभुज का आकार है वहाँ नलकूप है, जहाँ बिंदु है वहाँ कुआं है, जहाँ चौखुटा और तालाब है, और जहाँ स्टार जैसा है वो बैराज है। तो देखिए इस तरीके से कहाँ कहाँ नलकूप है, कुआं है, तालाब है और बैराज बनाया गया है, जिसके बारे में आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से नदी की, यह है गंडक नदी, यह है, या इधर से पश्चिमी चंपारण से आया हुआ है नदी, बागमती नदी है, कोसी नदी है, कोसी नदी यहाँ पर भी है, महानंदा है और चंदल है, किऊल नदी, सरकरी नदी, फल्गु नदी और यमुना नदी, सोन नदी, इस सब क्या है, नदी है। अब बिहार को देखें दो भागों में बांटा गया है। ये जो गंगा नदी इस तरीके से आता है, गंगा नदी कौन नदी है, गंगा नदी। तो गंगा नदी, घाघरा नदी यहाँ है, ये गंगा नदी कहलाता है, मिल जाता है गंगा नदी में, गंगा नदी में मिल जाता है घाघरा, तो गंगे नदी के रूप में आ जाता है। तो गंगा नदी जो क्या है, बिहार को दो भागों में बांटता है। ऊपर वाला को मैप में आप पढ़ेंगे तो ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहते हैं। तो ऊपर वाला भाग जो गंगा नदी के ऊपर वाला भाग को उत्तरी बिहार कहते हैं और नीचे वाला भाग को दक्षिणी बिहार कहते हैं। तो उत्तरी बिहार है जो किसमें क्या है, उत्तरी बिहार में अगर देखा जाए तो इसी को दियार के नाम से भी जाना जाता है कि गंगा के ऊपटी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दियार कहा जाता है। कौन, और दियार बिहार में सिंचित का मुख्य साधन। आप अगर चाहे तो बना सकते हैं इसको पिक्चर को, नहीं चाहे तो एक बार बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके इसको बढ़िया से उतार कर, जिससे आपको समझने में क्या होगा, आसानी होगा आगे चलकर। अधिक हुआ है क्योंकि यहाँ पर समतल भूमि, मुलायम मिट्टी, विस्तृत कृषि क्षेत्र तथा सतवाहिनी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति होती है। सतवाहिनी को जी, कौन वाहिनी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति होती है, सतवाहिनी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति होती है। यहाँ इस यहाँ का जो मिट्टी है जो चिकनी है, मुलायम है और कृषि योग्य मिट्टी है, यह भूमि कह सकते हैं। उत्तरी बिहार की अधिकतम नदियाँ हिमालय से निकलती है। जितना उत्तरी बिहार का भी बताया आपको, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ऊपर वाला को उत्तर कहते हैं इसलिए उत्तरी बिहार होता है, नीचे वाला को दक्षिण कहते हैं इसलिए दक्षिणी बिहार हो गया। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार की अधिकतम नदियाँ कहाँ से आती है, हिमालय के से निकलने के कारण सतवाहिनी है। सतवाहिनी को जी यानी 7 धाराओं में बहती है, इसलिए इसका नाम पड़ा सतवाहिनी।
यहाँ की नहरों में बरस भर जल रहता है। यहाँ की नहरों में बरस भर जल रहता है। क्यों बरसों भर जल रहता है? क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ जो हिमालय से आता है, हिमालय से 7 बहनी 7 धाराओं से चल के आता है और हिमालय पर बर्फ़ पिघलता है तो पानी गिरता है, नीचे आता है बर्फ़ पिघल के, इसलिए हिमालय पर हमेशा 12 मास बर्फ़ रहता है, जिसके कारण जल बर्फ़ पिघलते रहता है, पानी आते रहता है, इसलिए इसमें सालों भर पानी की मात्रा रहती है। जो नदियाँ वर्षा मानसूनी नदियाँ हैं जिसमें वर्षा होगा तभी पानी आता है, उसमें सालों भर यानी वर्ष भर भी यानी 12 मंथ उसमें जल नहीं रहेगा। यही कारण है कि हिमालय नदियाँ होने का कारण क्या चीज़ है, यहाँ पर बरसों भर जल भरा रहता है। इसकी विपरीत दक्षिणी गंगा मैदान, कौन गंगा मैदान? दक्षिण गंगा यानी कि उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार के बारे में कह रहा। इसके नहर छोटा नागपुर पठार के निकलने के कारण बरसाती है, इसमें बरस भर जल नहीं रहता है। और जो दक्षिणी बिहार के जो नदियाँ हैं इसमें बरस भर जल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि छोटा पठार से निकलता है, हिमालय से इसके जल नहीं आते हैं। इस भाग में नदियां पर बांध बनाकर जल इकट्ठा कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार खेती में पानी पहुंचाया जाता है। इस नदियां में जो वर्षा मानसूनी जो नदियां हैं वहाँ पर नदियां में बांध बनाकर क्या चीज़ जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको डैम कहते हैं, बांध कहते हैं। और जब ज़रूरत अनुसार जितना ज़रूरत होता है सिंचाई करने के लिए, उसमें सीढ़ी से फीटर के माध्यम से क्या किया जाता है, जल निकाल कर सिंचाई कर लिया जाता है तालाब और नहरों से। देखा जाए बिहार में कुछ नहरों का विकास आज़ादी के पूर्व और कुछ आज़ादी के पश्चात हुआ। अगर देखा जाए तो बिहार में जो 1947 के भारत आज़ाद क्या हुआ 1947, तो कुछ नहरों का जो हुआ था 1947 के बाद में हुआ नहरों का विकास। और कुछ नहरों का विकास 1947 के पहले यानी कि जब अंग्रेज शासन कर रहे थे उसी समय विकास हो गया था नहरों का, और उसके बाद भी हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नील की खेती होती थी, नाम सुने होंगे नील की खेती होता है, इसके लिए तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी जी आए थे चंपारण में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जिसको कहा जाता है। अभी 2 जिला के रूप में, उस समय क्या था, एक ही जिला था जिसको नाम था खाली चंपारण। आज़ादी के पूर्व की नहरें, आज़ादी के पूर्व मतलब आज़ादी के पहले वाली नहरें के बारे में बात में किया जा रहा है कि आज़ादी के पहले कौन कौन से नहर थे। सोन नहर, सबसे पहला कौन नहर के बारे में चर्चा करेंगे? सोन नहर के बारे में करेंगे। यह सोन सिंचाई परियोजना का एक भाग है। कौन परियोजना? सोन सिंचाई परियोजना। या सोन सिंचाई परियोजना आया था, उसी के द्वारा इस सोन नहर का निर्माण किया गया। यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना था। बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना कौन नहर था? सोन नहर था। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार के आधुनिक सिंचित परियोजना कौन सी है, तो सोन सिंचाई परियोजना है। कौन सिंचाई परियोजना? सोन सिंचाई परियोजना है। इसे 1874 में टिहरी पर निर्मित किया गया था। इसे 1874 में किस पर निर्मित किया गया? टिहरी बांध पर। कौन बांध? टिहरी बांध पर निर्मित किया गया था। इसमें 2 नहरें निकली गई, पूर्वी पश्चिमी सोन नहर। इन नहरों के द्वारा भोजपुर, कानपुर, भोजपुर, रोहतास, कौनतास, रोहतास, औरंगाबाद, कौन बात? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना के सूखाग्रस्त क्षेत्र की 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गई। कई लाख भूमि की सिंचाई की गई? 4 लाख भूमि की सिंचाई की गई। कौन नहर? भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और जहानाबाद के सूखे क्षेत्र में सिंचित किया गया। सारण, कौन रन? सारण नहर गोपालगंज प्रखंड में, कौन प्रखंड में? गोपालगंज प्रखंड में 1880 में इस नहर का निर्माण किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन देने योग्य बात? तो ध्यान देने योग्य बात है। बोल सर क्या क्वेश्चन पूछेगा? हम लीजिए क्वेश्चन पूछेगा गोपालगंज प्रखंड में सारण नहर का कब निर्माण स्टार्ट हुआ या निर्माण किया गया? तो 1880 में किया गया। ढाका नहर, कौन नहर? ढाका नहर ढाका अनुमंडल में। ढाका नहर ढाका अनुमंडल में है। प्रखंड अनुमंडल तो आप जानते ही होंगे, तो उसको हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे। प्रखंड क्या होता है, राजनीतिक साथ में पढ़ेंगे। प्रखंड क्या कहता है, अनुमंडल किसको कहते हैं, ब्लॉक किसको कहते हैं, और जिला किसको कहते हैं, और राज्य किसको कहते हैं। ढाका नहर ढाका अनुमंडल में ललबकिया नदी पर यह एक छोटा नहर है। कौन बकिया? ललबकिया नदी पर एक कैसा नहर है, छोटा नहर है, जिसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 30 किलोमीटर है, और इसके द्वारा 4500 हेक्टेयर भूमि सिंचित किया गया है। और इसके द्वारा कितने भूमि हेक्टेयर सिंचित किया गया है, तो 4500 हेक्टेयर भूमि को क्या किया गया है, सिंचित किया गया है। किसके द्वारा? ढाका नहर के द्वारा। इसकी लंबाई कितना है, 30 किलोमीटर लंबाई है।
अगला है त्रिवेणी नहर। कौन नहर? त्रिवेणी नहर। इसका निर्माण 1903 में पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ। अगर देखा जाए त्रिवेणी नहर, इसका निर्माण 1903 में, क्या 1903 में पश्चिमी चंपारण, कौन चंपारण, पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी त्रिवेणी नामक स्थान पर निकट में हुआ। कौन बेनी? त्रिवेणी नामक स्थान पर हुआ। इसकी कुल लंबाई 1.094 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई, त्रिवेणी नहर की लंबाई कितना है? 1.049 किलोमीटर है और पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। कौन? चंपारण। पश्चिमी चंपारण में लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या किया जाता है? सिंचित किया जाता है। खरा आज़ादी के बाद की नहरें। किसकी नहरें? आज़ादी के बाद की नहरें। किसकी नहरें जी? आज़ादी के बाद की नहरें। कर आज़ादी के बाद की नहरें क्या है जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। करा कोसी नहर। कौन नहर? कोसी नहर। देखते हैं आज़ादी के बाद में, तो अब क्वेश्चन आपसे अगर हम पूछें आज़ादी के पूर्व कितने नहरों का निर्माण हुआ था, तो बोल सर आज़ादी के पहले 3 नहरों का निर्माण हुआ था। कौन कौन हुआ था? सोन नहर, सारण नहर, त्रिवेणी नहर, 3 नहरों का निर्माण हुआ था। और आज़ादी के बाद कितने नहरों का निर्माण हुआ था जे? तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि आज़ादी के पहले कितने नहर थे बिहार में और आज़ादी के बाद कितने नहर हैं। तो ध्यान देने योग बात आप नोटबुक में लिख सकते हैं इसको इस तरीका से। करा कोसी नहर। कौन नहर? कोसी नहर। कोसी नहर पर भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर, कौन नगर? हनुमान नगर। कोसी नदी पर भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के पास बांध बनाकर 2 नहरें निकालेगी। कोसी नहर पर यानी कि कोसी नदी पर 2 बांध बनाकर क्या किया गया? 2 नहर निकालेगी। पूर्वी कोसी किनारे पर पूर्वी कोसी नहरें और पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी कोसी नहरें। यानी कोसी नदी पर तो मान लीजिए एक नदी है, तब पूरब की ओर है तो पूर्वी कोसी नहर कहलाया, पश्चिम की ओर है तो पश्चिमी कोसी नहर के क्या कहलाया जाएगा? करा पूर्वी कोसी नहर की लंबाई 44 किलोमीटर है। पूर्वी कोसी नहर की लंबाई क्या किलोमीटर है? 44 किलोमीटर है। और इस मुख्य नहर की 4 शाखाएं हैं। और इस जो पूर्वी कोसी नहर है उसके कितने शाखाएं हैं? 6 किलोमीटर की लंबाई है, 44 किलोमीटर है। और इसमें टोटल मुख्य रूप से कितने शाखाएं? 4 शाखाएं, यानी कि 44 किलोमीटर है। इसमें 4 शाखाओं में इस तरीका से कहीं कहीं क्या होगा? बटा होगा। इस तरीका से 4 शाखा इसमें, ये पूरा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ कोसी नहर है, पूर्वी कोसी नहर है तो 44 किलोमीटर के, तो 4 भागों में क्या हुआ होगा? बटा हुआ होगा। मुरलीगंज नहर। कौन गंज नहर? मुरलीगंज नहर, जानकी नहर, पूर्णिया नहर, अररिया नहर। ये चारों का क्या नाम है? मुरलीगंज नहर, जानकी नहर, पूर्णिया नहर, अररिया नहर। ये कोसी नहर को 4 भागों में जो बटा हुआ, ये चारों का क्या है? नाम है। इस प्रकार इस नहर की शाखाएं, क्या नहर की शाखाएं? इस नहर की शाखाएं और और उप शाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई 340 किलोमीटर। उप शाखाओं की कुल लंबाई कितना है? 340 किलोमीटर। यानी कि कितना? वो जो चारों जो नहर निकला कोसी नहर से, पूर्वी नहर से, उसमें भी क्या है? चारों की लंबाई अगर देखा जाए तो 340 किलोमीटर होगा। इसके द्वारा पूर्णिया, सहरसा एवं मधेपुरा जिले की लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। इस शाखाओं के द्वारा लगभग पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा के लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा है। समझ सकते हैं कितने भूमि को सिंचित किया जा रहा है? बहुत बड़े भाग में। पश्चिमी कोसी नहर 115 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी कोसी नहर जो 115 किलोमीटर लंबा है, इसमें दरभंगा जिला की लगभग 3 लाख भूमि को सिंचित किया गया है। कै लाख भूमि को? 3 लाख भूमि को। पश्चिमी कोसी नहर 115 किलोमीटर लंबी है। इसमें दरभंगा जिले से लगभग 3 लाख भूमि को सिंचित किया जाता है। उसी प्रकार पूर्वी कोसी जो था इतना था, उसी प्रकार से पश्चिमी कोसी नहर है जो 115 किलोमीटर लंबा है। इसमें 3 लाख भूमि को हेक्टेयर को क्या किया जाता है? सिंचित किया जाता है। अगला है गंडक नहर। कौन नहर? गंडक नहर। गंडक नहर जो है गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान से 85 किलोमीटर दक्षिण वाल्मीकि नगर के पास एक
643 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर ऊंचा बांध बनाया गया था। अगर देखा गंडक नहर के बारे में चर्चा किया तो गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान है जो 85 किलोमीटर दक्षिण वाल्मीकि नगर के पास है और 743 किलोमीटर लंबा और 760 किलोमीटर ऊंचा बांध है। इस बांध में पश्चिमी की ओर तिरहुत नहर, कौन नहर? पश्चिमी की ओर तिरहुत नहर और पूर्वी की ओर 60 किलोमीटर ऊंचा बांध पर बनाया गया था। इस बांध में पश्चिमी की ओर तिरहु नहर और पूर्व की ओर सारण नहर निकाली गई है। तो देखा जाए तो दो नहर निकाली गई, पूर्व की ओर निकाली गई, पश्चिम की ओर निकाली गई तिरहु और पूर्व की ओर सारण नहर निकाली गई है। तिरहु नहर से सारण जिले की लगभग 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होता है। कौन नहर? तिरहु नहर से कितने भूमि का सिंचाई होता है? 4.8 लाख भूमि का सिंचित होता है। और सारण नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले की लगभग 6.9 हेक्टेयर भूमि सिंचित किया जाता है। कौन किया जाता है? सिंचित किया जाता है। सिंचित किया जाता है। नलकूप, कौन कूप? नलकूप सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख साधन नलकूप है। सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख कौन साधन है? नलकूप है। आज़ादी के बाद कौन पहला प्रमुख नहर कौन था? नहर। दूसरा क्या है? नलकूप। आज़ादी के पूर्व बिहार में नलकूप की व्यवस्था नहीं के बराबर थी। आज़ादी के बाद देखा जाए ना तो बिहार में नलकूप यानी कि जो बोरवेल था, बोरिंग था, जिसको सर्विस हम लोग कहते हैं, वो न के बराबर था। किंतु आज़ादी के पश्चात नलकूपों की व्यवस्था बहुत तेज़ी से होने लगी। और जैसे ही आज़ादी हुआ तो नलकूप की व्यवस्था धीरे धीरे क्या होने चला गया? वृद्धि होते चलेगा, तेजी होते चला गया। अब इसके द्वारा कुल सिंचित भूमि का 38.77% भाग की सिंचाई की जाती है। और देखा जाए नलकूप के द्वारा पूरा भूमि का कितना? 38.77% सिंचाई किया जाता है। नलकूपों द्वारा सिंचाई समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी जिले में होता है। नलकूपों द्वारा जो सिंचाई होता है समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिले में क्या होता है? कुआं। बिहार राज्य में कुआं का उपयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है। अगर देखा जाए तो पहला स्थान पर क्या हो गया? नहर। दूसरा स्थान पर क्या हो गया? नलकूप। तीसरा स्थान पर क्या आता है? कुआं। तो कुआं का अगर बारे में देखा जाए तो कुआं का क्या हो गया? बिहार में राज्य में कुआं का उपयोग प्राचीन काल से ही, नहीं कि आज़ादी के पहले अभी हो रहा है, बहुत पहले से ही होता आ रहा है। किंतु अब इसका प्रचलन बहुत ही कम हो गया। आज़ादी के बाद इसका प्रचलन धीरे धीरे क्या होता चला गया? कम होता चला गया। अब इसके स्थान पर पंप सेट का प्रयोग होने लगा। कुआं का स्थान पर कौन सेट आने लगा? पंप सेट, यानी कि लाइन से जो बिजली से चलता है, बोरिंग, उसके बारे में करा। कुआं से सिंचाई का काम केवल 2% तक ही रह गया। अब कुआं से सिंचाई मात्र कितना होता है? मात्र 2% होता है कुआं से सिंचाई होता है। बाकी पूरा सिंचाई कहाँ से होता है? नहर से होता है, नलकूप से द्वारा किया जाता है। फिर भी कुआं मैदानी क्षेत्र में सिंचाई के लिए कुएं का प्रतिशत अधिक है। अब मैदानी क्षेत्र में अगर देखा जाए जो सिंचाई होता है तो कुआं से ही मैदानी क्षेत्र में सिंचाई ज़्यादा किया जाता है। दरभंगा, कौन भंगा? दरभंगा। कौन बनी? मधुबनी। कौन चमी? पश्चिमी। कौन पारन? चंपारण जिले प्रमुख हैं। यहाँ पर देखा जाए तो कुआं से सिंचाई कौन कौन से राज्य जिले में होते हैं? दरभंगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण में होते हैं। दक्षिण में के मैदान भाग में उत्तर के मैदानी भाग से कुएं से सिंचाई का काम अधिक होता है। अगर देखा जाए दक्षिणी के मैदानी भाग में, उत्तर के मैदानी के भाग में कुएं की सिंचाई क्या होता है? अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इसमें नवादा, नालंदा, गया, जहानाबाद जिले प्रमुख हैं। कौन कौन से जिले प्रमुख हैं? नालंदा, जहानाबाद, गया और बहुत सारे जिले जो क्या है? प्रमुख जिले हैं जहां यहाँ पर सिंचाई किया जाता है। इन जिलों में जल की सतह ऊपर होने के कारण कुआं का निर्माण आसानी हो जाता है। और इन सारे जगहों पर, इन स्थानों पर क्या है? कुआं ऊपर स्थान पर क्यों? यानी जल का स्तर जो है ऊपर ऊँचा है और जल का स्तर ऊँचा होने के कारण कुआं खोदना आसान हो जाता है, जिसके कारण जल तुरंत ही प्राप्त हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन स्थानों पर कुआं का स्थान ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? तो नहर के बारे में पढ़ें, नलकूप के बारे में पढ़ें और कुआं के बारे में पढ़ें। हम लोग आगे तालाब के बारे में कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर मैं समझा रहा हूँ जिससे आपको अगर समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि हाँ सर, जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसे हमें अच्छी तरीक़ा से समझ में आता है, जिससे हमें क्या होगा और हमें
प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छी तरीक़ा से करने का प्रोत्साहन मिलेगा और बढ़िया ढंग से हम आपको और समझा पाएंगे, जिससे हमें अच्छा भी लगता है जब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर क्या हुआ, नहीं वीडियो अपलोड हुआ, तबीयत ख़राब हो गया, ये सुनकर हमें अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या कुछ मजबूरी होता है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो जाता है, टेक्नोलॉजी है, कभी मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाता है तो कभी इंटरनेट में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण वीडियो अपलोड ना कर पाते हैं। अगर कोई प्रकार की भी अगर समस्या हो तो मेरा कोशिश पूरा रहता है कि हम वीडियो आपको समय समय पर और प्रत्येक दिन अपलोड करूँ और आप तक पहुँचाओ, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ ना हो पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।